हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। ठीक है। तो देखो बच्चे, आज हमने क्या स्टार्ट करना है? आज हमने करना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या किया है? हम जो लेसन कर रहे हैं उस लेसन का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं बच्चे, उसमें क्या किया? सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करनी सीखी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कहें तो तीन तरह की रेशियो होती है। एक होती है ओल्ड रेशियो, एक होती है न्यू रेशियो, और थर्ड नंबर पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक किया था बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा कोई भी नया पार्टनर आता है तो अपनी कैपिटल के अलावा क्या लेके आता है? एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके आता है और उसको वो कंपनसेट करते हैं। किसको? बाकी बचे पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, जो भी सेक्रीफाइस करते हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इतना हो गया। थर्ड नंबर पर जो टॉपिक आता है बच्चे, वो होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, पहले मैं एक मिनट में ना समझा देता हूँ कि हम ये वाला टॉपिक हमने पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। एक बात देखो बच्चे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, जैसे हम कहते हैं ए और बी दो पार्टनर है, सी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस वाले केस में उस डेट से पहले तक के जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो तो सब पुराने पार्टनर के होंगे ना। इसको ऐसे समझो, उन्होंने कोई एसेट खरीदी थी 10 लाख की, आज मार्केट में वैल्यू हो गई उसकी 15 लाख, तो उस 5 लाख के प्रॉफिट में एक्स जो पुराने पार्टनर होंगे ए और बी, वो सी को क्यों शेयर देंगे, है ना? तो उसके लिए क्या कर लेते हैं बच्चे, वो अपनी एसेट और लायबिलिटीज का दोबारा से रीवैल्यूएशन कर लेते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चे, रीवैल्यूएशन करोगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने बिल्डिंग एक खरीदी थी, बिल्डिंग की बुक में वैल्यू थी 20 लाख। हमने मार्केट का एनालिसिस किया, मार्केट का सर्वे किया, तो मार्केट में उसकी वैल्यू आज की डेट में है 30 लाख। तो 20 लाख थी, 30 लाख हो गई, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वो 10 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट हुआ तो बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, तो एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, है ना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वो जो प्रॉफिट होगा वो सब क्या? ओल्ड पार्टनर का होगा। तो देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जगह ना उसके उसके जगह पे क्या बना देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं कहूं तो क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चे? इन विच वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी एसेट और लायबिलिटीज की दोबारा से वैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या बना देते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब देखो, एक बात समझो, हमें ये पता है एसेट का रोल क्या होता है जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एसेट को इंक्रीज करना होता है तो डेबिट, डिक्रीज करना होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज को इंक्रीज करना होता है क्रेडिट, डिक्रीज करना होता है तो डेबिट। अपोजिट रूल होता है। तो तुम सब बच्चों को, समझदार बच्चे हो, सब प्यारे प्यारे बच्चे हो, सब बच्चों को अच्छे से पता है। ठीक है। अब देखो बात आती है, अगर मैं कहूं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, अगर एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। चलो, हम कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए एंड बी वर रिवैल्यूड एज। क्या कहता है कि देखो, ए और बी दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी तो इक्वल इक्वल रही होगी, ये सब बच्चों को अच्छे से पता है। अब ये कहता है कि ये रिवैल्यूएशन क्या मिला? बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। कहता है बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? एप्रिशिएट, मतलब इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 20%। अगर एक बात हो, बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इंक्रीज, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बिल्डिंग को क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी ना। तो तुम बताओ बच्चे, जर्नल एंट्री क्या बनी? क्या इसकी जर्नल एंट्री ये नहीं बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अब कैसे करोगे? अभी अभी हमने देखो बच्चे, जो प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना, पहले सारी एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड कर लेती है, बाद में इकट्ठा ट्रांसफर कर लेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डेबिट कर दो। क्रेडिट किसे करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट की वैल्यू वाइसा वर्सा करते हैं, डिक्रीज होगी, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट क्या होगी? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। समझ गए बात? अब खुद बताओ बच्चों मेरे साथ साथ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, चलो, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%।
बिल्डिंग की वैल्यू 20% अप्रिशिएट हो गई। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यानी बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चों? 50,000। अब सब बच्चे बताओ, 50,000 की बुक वैल्यू थी, 20% इंक्रीज हो गई, तो जो इंक्रीज हुई है उसी की तो एंट्री डालनी है ना। तो 50,000 का 20% कितना हुआ बच्चे? 10,000। तो जनरल एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बच्चे? 10,000 बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ठीक, अगर मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाऊं तो कुल मिला के रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा? बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाऊंगा 10,000। समझ गए? या देखो बच्चे, बिल्डिंग अप्रिशिएट होगी तो कुल मिला के क्या देखो बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या रूल है? अगर एसेट इंक्रीज होगी तो कहां डालोगे? क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट हुए। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहां डालोगे? डेबिट में। क्यों डालोगे? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। सब समझ गए? तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट, क्रेडिट में, सॉरी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहां डालना? डेबिट में डालना। वाइस वर्सा, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग डालना। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होंगे बच्चे? प्रॉफिट। प्रॉफिट होंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू, सॉरी, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगी, क्रेडिट में डालना। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लॉस होगी तो डेबिट में डालना। बिल्कुल सिंपल है। समझ गए? सारे बच्चे समझदार हो तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो बच्चे, मैं जनरल एंट्री तो साइड बाय साइड बोलता जाऊंगा, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो बताओ बच्चे, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहां डालोगे? रिवैल्यू बाय फर्नीचर अकाउंट, है ना। कितना? अब देखो, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। 240,000 मतलब क्या होता है बच्चे? बढ़ करके 40,000 हो गई। फर्नीचर था कितना? 25,000, बढ़ करके कितना हुआ? 40,000। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? 15,000। तो बाई फर्नीचर कितना लिखोगे बच्चे? 15,000, है ना। ठीक, तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या लिखना है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में? जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ अमाउंट वो लिखना है। समझे? अच्छा चलो, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 10% वाज मेड ऑन डेटर्स। कहता है डेटर्स पे भैया कुछ प्रोविजन करने हैं। कितना परसेंट करने? 10%। डेटर्स की वैल्यू क्या थी? 60,000। 60,000 पर 10% प्रोविजन करने, लॉस हो गया ना बच्चे। एक तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते थे ना पहले 11th में। तो अब डेटर्स की वैल्यू को अगर डिक्रीज करोगे तो कहां दिखाओगे? डेबिट साइड। तो 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, है ना। इसके बाद देखो बच्चे, अब देखो प्रोविजन को अच्छे ध्यान रखना। या तो प्रोविजन को मैं देखो, प्रोविजन बनाते वक्त लायबिलिटीज वाले रूल लगाते हैं, है ना। तो प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज करनी है, प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो प्रोविजन क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। या प्रॉफिट और लॉस से समझ लो। मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट लॉस से समझो। जितने भी लॉस देखो, एसेट की रिवैल्यू, एसेट और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होंगे तो वो क्रेडिट साइड डाल देना। प्रॉफिट कब होंगे? या तो एसेट इंक्रीज होगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होगी। सोचो ना बेटा, कोई क्रेडिटर्स है, तुम्हें पता क्रेडिटर्स के पैसे ही नहीं देने अब हमने, तो प्रॉफिट ही तो हुआ हमें, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इधर, क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो डेबिट। ठीक है, अब देखो, क्रेडिटर्स वाज रिटर्न बैक बाय ₹4,000। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक कम करने हैं हमने, तो कैंसिल करने हैं कितने? 4,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई तो क्या? देखो बच्चे, इधर तो लिखोगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 4,000। जनरल एंट्री बनाना तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एंट्री क्या करोगे बच्चे? देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। ठीक है बच्चे। क्रेडिटर्स के बाद देखो, इन्वेस्ट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड। कोई इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चे, कोई इन्वेस्टमेंट है वर्थलेस हो गई, जीरो कर दी होगी। अब हमने देखा भैया ये तो 15,000 रुपए की है, 15,000 की रिकॉर्ड करनी है, तो एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, इंक्रीज हो गई ना एसेट की वैल्यू, तो कहां लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट। कितना बच्चे? 15,000, है ना। हो गया ना। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जनरल एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट के बाद आता है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹25,000, बुक वैल्यू कितनी है 22,000, 20 सॉरी मार्क इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 25,000, पहले कितनी थी 22,000, 22,000 से कितनी हो गई 25, 3,000 इंक्रीज हो गई। तो 3,000 क्या हो गई, सॉरी बच्चे 3,000 मैंने, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको ठीक कर देते हैं। स्टॉक जो है मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 27,000, है ना, तो फिर ठीक हो जाएगी। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 27,000, अब कितनी हो गई स्टॉक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग जो भी कम होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, पर अब हमें बुक में कितनी दिखानी है 25,000, तो 27 से 25 दिखानी है अब हमने, तो 2,000 डिक्रीज हो गई, तो टू स्टॉक 2,000, ठीक है बच्चे। एक्सपेंसेस ऑफ रीवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस हो गए, तो क्या हुआ बच्चे एक्सपेंसेस हो गए, तो जनरल एंट्री तुम्हारे हिसाब से क्या बनी, एक्सपेंसेस अगर कैश में पे करूंगा तो एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चे, एक्सपेंसेस ही तो हुए ना, तो एक्सपेंसेस के लिए मैंने लॉस के लिए क्या बोला, डेबिट डेबिट डालना है सब। अब ये कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ ₹7,000 पेड बाय पार्टनर ए ने पे किए, तो रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल हो जाएगी भाई, उसमें क्या है टू एस कैपिटल, एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन 7,000। तो अगर देखो बच्चे एक्सपेंसेस कैश में पे किए होते तो टू कैश आ जाता, ए ने पे किए तो एक अकाउंट में चढ़ा देंगे हम पैसा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड, भाई कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटीज की वैल्यू को यदि मेरे को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक। अब देखो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन करने पे जो भी लॉस होंगे उनको डेबिट साइड लिखना, जो भी प्रॉफिट होंगे क्रेडिट साइड लिखना, या एसेट और लायबिलिटी से ध्यान रखना, एसेट इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, लायबिलिटीज डिक्रीज इधर, और बच्चे लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, ठीक। और या फिर देखो बच्चे अपनी जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज के साथ रिवर्स रूल लगता है। समझ गए बच्चे, बात अच्छे से समझ में आ गई। और देखो बेटा ये तो हुआ एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने का जनरल रूल। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट होती हैं, वो हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें भी करेंगे, कौन सा लेसन खत्म थोड़ी ना हो गया बच्चे हमारा, अभी तो करना है, काफी लंबा लेसन है, काफी लंबे और काफी सारी क्लासेस लगेंगे इसमें, ठीक। तो कुल मिला के अगर देखो हम इसे क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो एसेट और लायबिलिटीज की हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए, अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। देखो अगर अच्छे से बात समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिखता हूं, उसको तुमने खुद आंसर करना है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका। हाँ तो बच्चा समझ गए। तो देखो बच्चे मैंने तुम्हारे लिए ना एक एग्जांपल और लिखा है ना, तो उसको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड टू जेड फॉर 1/5 शेयर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, देखो हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन क्या दिया होगा, बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट देने के बाद कहेगा कि कोई पार्टनर एडमिट हुआ है। अब देखो बच्चों एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पर क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 6% ऑन डेटर्स, यानी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन की है एसेट और लायबिलिटीज की। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 6% ऑन डेटर्स। टोटल डेटर्स कितना है हमारा 20,000, 20,000 का 6% देखो तो कितना हुआ, 20,000 का 6% हुआ 1200। अब ऑलरेडी कितना प्रोविजन किया हुआ है 500, तो कितना प्रोविजन और करना है 700, मानो बच्चे सिंपल। तो 700 का प्रोविजन हमने इंक्रीज करना है, तो बताओ जनरल एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक। तो इसलिए देखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख के 700,
मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाई ₹2000, यानी मशीनरी क्या पाई कि 2000 हमने अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखाई है। अंडर वैल्यूड मतलब कम शो की है बैलेंस शीट में, तो कम शो की है, तो कुल मिला के हमसे इनडायरेक्ट यही कहना चाह रहा है ना भैया ठीक करो उसको। तो मशीनरी को हमने क्या किया हुआ बच्चे, कम दिखाया हुआ है। जैसे मशीनरी कितनी थी, 18,000 थी, तो कहते हैं मशीनरी ना गलती से 2000 कम दिखाई हुई है। तो पहले तो एक्चुअली में 20,000, एक्चुअल वैल्यू क्या है 20,000, 20,000 है ना। तो अब दिखाई कितनी है 18,000, तो 2000 मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 बाई मशीनरी 2000। ठीक है बच्चे। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 40%। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, ध्यान रखना बच्चे, बाई मतलब होता है इतने से डेप्रिशिएट हो गया। 40%, 40% मशीनरी, देखो बच्चे फर्नीचर कितना है 10,000, 40% डेप्रिशिएट हो गया, तो 10,000 का 40% कितना हुआ 4,000। फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 बेटा। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। इसके बाद देखो स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू, डेप्रिशिएटेड टू मतलब डेप्रिशिएट होकर के 80% हो गया है, तो यानी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ 20%। तो देखो बच्चे टू और बाई को स्पेशल ध्यान रखा करो। बाई मतलब होता है कि इतना डिक्रीज हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। टू का मतलब होता है घट करके इतना हो गया तो बाकी का डिफरेंस जो है वो हमारा घटाया बढ़ा है। अब देखो बच्चे स्टॉक कितना था हमारा, पहले स्टॉक था 20,000, 80% हो गया है तो 20% डिक्रीज हुआ। तो स्टॉक है 20,000, 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000, तो टू स्टॉक कितना हुआ बच्चे 4,000। इसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या क्या था, ए बिल ऑफ ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट अकाउंटेड। कहते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था 5,000 का, उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को इंक्रीज करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पैसा पे करना है। तो देखो बच्चों लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो इधर लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो वैसे देखो तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा, है ना। इसके बाद देखो बच्चे out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account ₹5,000 be carried forward as unexpired insurance। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस देखो बच्चे इतनी बड़ी लाइन का मतलब समझ लो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज करना है हमने, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट होती है, एसेट को इंक्रीज करोगे तो एसेट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹3,700 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड। कहते हैं क्रेडिटर्स में 3,700 ऐसा अमाउंट है जो हमने पे नहीं करना, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 3,700। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। तो वही रूल है, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो एसेट को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट को क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। और लायबिलिटीज में वाइस वर्सा रूल लग जाएगा, समझ गए। और देखो बेटा जर्नल एंट्री कर, अगर देखो तुम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, अगर इसकी हेल्प से जर्नल एंट्री बनानी है तो जरूरी नहीं है कि हम देखो अगर हमारी कितनी, हमारी कुल मिला के 7 तरह की रिवैल्यूएशन हुई है एसेट और लायबिलिटीज की, कि हमें 7 एंट्रियां ही डालनी है। हम इकट्ठा भी डाल सकते हैं कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री। कैसे डालते हैं, फर्स्ट यू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो भैया पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में तो वो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है बच्चों, कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में क्या होता है, जनरल एंट्री का कोई रूल ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इधर, इंक्रीज हो गई तो इधर, लायबिलिटीज के लिए उल्टा लिख दिया, प्रॉफिट लॉस निकाल के वो ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ध्यान रखना बच्चे, जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते, डेबिट में बचता है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बचा है तो लॉस। ये बात समझ में आ गई। देखो कंपाउंड एंट्री बताता हूँ कैसे बनानी है भाई, हम एक एक एंट्री ना बना करके इकट्ठा कंपाउंड एंट्री कैसे बनाओगे। देखो ये क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी है, डेबिट साइड, ये कौन सी है, क्रेडिट साइड है। तो देखो
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक, अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 700, ऐसे फर्नीचर में 4000, स्टॉक में 4000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में 5000, तो टोटल कितना होगा, इनको टोटल कर लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 13,700, ये बात समझ में आ गई। तो रिवैल हमने यानी देखो जो भी डेबिट है सबकी कंपाउंड एंट्री हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, आप कहोगे सर नरेशन में क्या लिखोगे, इसमें नरेशन में क्या लिखना, बीइंग सन्ड्री एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। ठीक, इसके बाद देखो बच्चे यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक क्या हो गई बच्चे, सारे के सारे लॉस रिकॉर्ड करने वाली, एक हो गई एसेट और लायबिलिटीज के प्रॉफिट रिकॉर्ड करने वाली। नरेशन में वही लिख देना, बीइंग सन्ड्री एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। समझ गए, चलो बच्चे सबको समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो लॉस है ना, लॉस को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 1800, 1200, 3000। बीइंग नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गए, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल तो सब देखो बच्चे आसान सा टॉपिक है, चलते बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इसमें ज्यादा, है ना। या तो देखो अगर केवल हमसे जनरल एंट्री पूछेगा तो जनरल एंट्री बना लो, है ना। अगर वो कहे रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री बनानी है, पहले भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, फिर उसको देख के कंपाउंड एंट्री कर दो, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात, ठीक है बच्चे। देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक, आज नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, देखो वो क्या नाम है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स, है ना। ठीक।